जय हिंद दोस्तों, केसीसी संगम में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज आप लोग को मैं बताऊंगा विलियन चैप्टर का क्लास 12th केमिस्ट्री विलियन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था विलियन के बारे में, लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था विलियन के प्रकार तथा सांद्रता से आधारित मैंने बताया था सांद्रता पर कौन कौन से आधारित है आपके विलियन, उसके बारे में बताया था, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था। आज चलेगा लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 में आज चलेगा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन एनसीईआरटी से चल रहा है दोस्तों, एनसीईआरटी से। तो यहाँ पर बता रहे पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है दोस्तों मिलियन में संख्या। संख्या किस में होनी चाहिए? मिलियन में। इसका मतलब ये होता है कि जब विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, तो सांद्रता को किससे प्रदर्शित करेंगे? पीपीएम से दिखाएंगे, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन को शॉर्टकट में पीपीएम बोलते हैं। पार्ट्स पर मिलियन को शॉर्टकट में क्या दोस्तों बोलते हैं? पीपीएम बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग क्या कहते हैं? पीपीएम भी शॉर्टकट में बोलेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है, जैसे मेरे पास क्या है, कोई पात्र है। तो कोई पात्र है, इस पात्र में मेरे पास क्या है, मान लीजिए कोई विलियन है, इसमें क्या हुआ है, कोई विलियन भरा हो। तो इस विलियन में जो विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होगी? बहुत ही कम होगी। विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम, मतलब बहुत कम होनी चाहिए। इतना कम मतलब मिलियन में कम होनी चाहिए, मिलियन में। क्लियर दोस्तों? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, इसलिए इसका नाम मिलियन रखा गया। डिफिनेशन में देख लीजिए, जब विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, मतलब बहुत कम मात्रा में हो, तो सांद्रता को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो सांद्रता को यहाँ पर पीपीएम से प्रदर्शित करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर फार्मूला भी लिखा है, पीपीएम बराबर अवयव की भागों की संख्या। अवयव की भागों की संख्या मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर विलेय की भागों की संख्या हो सकती है या फिर विलायक की भागों की संख्या हो सकती है। वो भी किसमें? वो भी इसमें ग्राम में। क्लियर दोस्तों? तो अवयव की भागों की संख्या ग्राम में भी हो सकती है। और यहाँ पर नीचे क्या रहेगा? विलियन में उपस्थित कुल भागों की संख्या। और चूंकि हमको पीपीएम निकालना है, बहुत सूक्ष्म मात्रा निकालना है, तो यहाँ पर × 10⁻6 से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसमें और फार्मूला देखें, तो अगर घटक ए के लिए देखें, ए घटक के लिए देखें, घटक ए का मतलब मैंने आपको दोस्तों बताया था कि ए घटक क्या होता है। ए मतलब विलेय का घटक। तो ए के लिए अगर हम लोग देखें, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो WA मतलब विलेय का द्रव्यमान, और बटे यहाँ पर रहेगा कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान क्या रहेगा दोस्तों? WA प्लस क्या हो जाएगा? WB × 10 की पावर क्या लिखेंगे? 6 से लिखेंगे। अगर हम लोग क्या निकाल रहे हैं? अगर हम लोग पीपीएम निकालेंगे तब। ठीक है दोस्तों? तो या तो आप यहाँ से लगाइए या फिर यहाँ से लगाइए। और ऐसे अगर हम लोग घटक बी का निकालें, बी घटक का देखें, बी घटक, बी मतलब विलायक, घटक वी का देखें, तो वी बराबर क्या होगा? घटक बी बराबर हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा क्या? WB मतलब विलायक का द्रव्यमान बटे नीचे तो टोटल रहेगा, मतलब WA प्लस WB रहेगा, और इंटू क्या लिखेंगे? 10⁻6 से लिख देंगे, क्योंकि मिलियन में निकालना है, इसलिए यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख लिए? पार्ट्स पर मिलियन देख लिए। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब मैं बताया आपको, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि किसी विलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होनी चाहिए? अत्यंत सूक्ष्म होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। अब इस पर एक सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर एक सवाल है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में क्लोराइड की मात्रा कितनी है? 0.2 ग्राम है। तो पीपीएम में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता कितना होगा? फ्लोराइड आयनों की सांद्रता पूछ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें जो है 500 ग्राम आपका क्या है? टूथपेस्ट है, और इसमें 0.2 ग्राम कितना है? 0.2 ग्राम है। 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.2 ग्राम आपका मिला हुआ है। तो यहाँ पर पूछ रहा है फ्लोराइड आयनों की सांद्रता पूछ रहा है, वो भी किसमें? पीपीएम में पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे पीपीएम बराबर। ठीक है दोस्तों? तो हम लोग क्या निकालेंगे? पीपीएम बराबर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पीपीएम बराबर पीपीएम
बराबर, ppm बराबर, तो यहाँ पर विलय कौन है दोस्तों, जो कम मात्रा में हो क्या है, विलय। देख लीजिए 500 ग्राम टूथपेस्ट में, मतलब यहाँ पर 500 ग्राम आपका टूथपेस्ट है, 500 ग्राम, और उसमें विलय कितना घोला गया, केवल 0.2 ग्राम, मतलब बहुत कम मात्रा में है। बहुत कम मात्रा में है कि नहीं है, बहुत कम मात्रा में। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसी का ppm निकालना है। तो फार्मूला मैंने आपको बताया था अभी, ppm बराबर क्या होता है, विलय का मान और बटे क्या रहेगा नीचे, विलयन में उपस्थित कुल मान। तो विलय कितना दिया है यहाँ पर, 0. कितना दिया दोस्तों, 0 यहाँ पर दिया है 6, तो यहाँ लिखेंगे 0.6 नहीं दोस्तों 2, 0.2 लिखा है। और टोटल यहाँ पर कितना दिया है, 500 ग्राम में गोला गया है ना, तो 500 ग्राम आपका विलयन है। यहाँ पर 500 ग्राम क्या है दोस्तों, यहाँ पर विलयन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 500 ग्राम विलयन, और इंटू क्या लगाएंगे, 10 की पावर 6, क्योंकि मिलियन का निकालना है हमको, इसलिए 10 की पावर 6 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ppm बराबर क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से दशमलव हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से दशमलव हटा दूँ तो एक अंक बाद, एक अंक है ना, तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो हम लोग यहाँ क्या बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग बढ़ा देंगे 0। अब यहाँ लिखा क्या जाएगा, 2 बटे हो जाएगा कितना, 5000, और ऊपर कितना है, 10 के पावर 6 है, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 मतलब 10 के पास टोटल कितने जीरो है, 6 जीरो है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ppm बराबर हो जाएगा 10 की पावर 6, मतलब 10 की पावर इसमें 6, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, और बटे कितना यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0 से 3 0 हट जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा ऊपर 2000। तो यहाँ पर इसको काटेंगे, इसको काट देंगे 5 से, तो 5 चौक 20 आएगा, और तो ppm बराबर कितना आ जाएगा, ppm बराबर यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आएगा 4 और यहाँ पर 0 0, मतलब 400 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, 400 ppm यहाँ पर निकला। क्लियर है दोस्तों। तो ये है आपका पार्ट्स पर मिलियन पर एक न्यूमेरिकल। ठीक है। तो आपको लगाने के लिए मैं एक यहाँ पर दिया हूँ, ये आप लोग लगाइएगा और लगा के इसको कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है। अगर समझ आ गया होगा तो लगा के इसको सॉल्व करके कमेंट में इसको बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले नंबर पर हम लोग चलते हैं। अगला नंबर हमारे पास है, अगला नंबर मोल अंश। अगला नंबर क्या है, मोल अंश। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको लगाइएगा। अगला नंबर मेरे पास क्या है, मोल अंश। मोल अंश, मोल अंश को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, मोल अंश, ये क्या होता है तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए विलयन में विलय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। अर्थात विलयन में विलय कितना है, विलायक कितना है, इन सभी की संख्या, इन सभी के मोलों की संख्या को किसमें लिखना है, अनुपात के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, मोल अंश कहलाता है। तो यहाँ मोल अंश का फार्मूला लिखा है। मोल अंश बराबर क्या होता है, अवयव की मोलों की संख्या। अवयव का मतलब होता है विलय या तो विलायक, जैसे यहाँ लिख सकते हो विलय की मोलों की संख्या, या फिर क्या लिख सकते हो, विलायक की मोलों की संख्या। और बटे नीचे क्या रहेगा, सभी अवयव की कुल मोलों की संख्या। सभी अवयव मतलब विलयन में जो उपस्थित है जितने अवयव विलय और विलायक, उन सभी का मोलों की संख्या। तो अब हम लोग इस पे एक व्यंजक प्राप्त करते हैं और उसी व्यंजक के द्वारा क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर व्यंजक हमारा क्या होगा। तो व्यंजक क्या होगा, जब क्या करेंगे दोस्तों, जब विलय हमारा क्या हो, विलय ए हो, मतलब ए के लिए सीधा सीधा क्या लिखे, जब विलय ए हो, ए मतलब विलय का मतलब ए का मोल अंश। हम लोग क्या निकालेंगे, ए का मोल अंश निकालेंगे। तो ए का मोल अंश निकालने के लिए ए की मोलों की संख्या पहले निकालनी पड़ेगी। तो मोलों की संख्या को किससे दिखाते हैं, मोलों की संख्या को हम लोग दिखाते हैं संख्या, पहले इधर थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। तो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या को हम लोग दिखाते हैं
n से, मोलों की संख्या किससे दिखाएंगे, n से। अगर ये विलय की मोलों की संख्या रहेगी तो विलय को हम लोग सिंबल क्या दिए हैं दोस्तों, a दिए हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर Na, मतलब Na मतलब होता है, a मतलब होता है विलय, n मतलब मोलों की संख्या, तो मतलब विलय की मोलों की संख्या। तो यहाँ पर सिंबल पता चल गया दोस्तों। अब हम लोग लेते हैं जब विलय a हो, a के लिए मोल अंश, a के लिए मोल अंश, a का मोल अंश, तो a का मोल अंश क्या होगा, a का मोल अंश होगा, मोल अंश को किससे दिखाते हैं दोस्तों, मोल अंश का सिंबल होता है x, यहाँ पर लिख दीजिए, इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों, इसका सिंबल होता है x होता है, मोल अंश का सिंबल क्या होता है x। तो हम लोग किसका मोल अंश निकालेंगे, विलय का मोल अंश निकालेंगे। तो विलय का मोल अंश निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, XA लिखना पड़ेगा, XA बराबर, विलय का मोल अंश निकालना है तो क्या लेंगे XA, A मतलब विलय और x, a मतलब होता है विलय, x मतलब होता है मोल अंश, मतलब विलय का मोल अंश बराबर, इस फार्मूले में क्या लेना है, अवयव की मोलों की संख्या, मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया, अवयव क्या लिया, a लिया ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a की मोलों की संख्या, a की मोलों की संख्या मतलब Na, क्या लिखेंगे दोस्तों, Na, a की मोलों की संख्या मतलब Na लिखेंगे, मतलब विलय की मोलों की संख्या। नीचे कह रहा है सभी अवयव की कुल मोलों की संख्या, मतलब यहाँ लेना है आपको Na प्लस लेना है NV, इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अब सेकंड नंबर पे क्या लेना है, V के मोल अंश, किसका लेना है, V के मोल अंश लेना है, V के मोल अंश। तो V के मूल अंश लेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, XB लिखेंगे, XB बराबर सेम वही चीज़ है जहाँ पर आपने x से लिखा तो ऊपर आप लिखोगे Na, अब यहाँ पर XB लिखे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, NV लेंगे। NV का मतलब होता है, यहाँ पर बोला ना अवयव की मोलों की संख्या, तो मैंने विलय तो ले लिया, अब हम किसका लेंगे, विलायक लेंगे, तो विलायक की मोलों की संख्या, और नीचे यहाँ पर रहेगा कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या Na प्लस NB। ये समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, समीकरण 1 आपका XA है और समीकरण B क्या आपका XB है, तो क्या करना है, बराबर के इस तरफ XA और XB को जोड़ दीजिए। तो बराबर किस तरफ, देखिए बीच में मैंने बराबर लगाया, यहाँ पर बराबर की इधर क्या है, XA है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, XA प्लस, और क्या है इसमें 2 में क्या है, XB है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, XB, फिर बराबर, बराबर कुछ साइड क्या है, बराबर कुछ साइड ये आपका ये है, तो दोनों को लिख के जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, Na बटे क्या लिखेंगे, Na प्लस NB, फिर प्लस लिखेंगे क्योंकि जोड़ना है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे NB बटे, यहाँ लिखेंगे Na प्लस NB। अब इस सबको सॉल्व करेंगे, इस सबको सॉल्व करेंगे, आएगा तो XA प्लस XB बराबर, जब नीचे का समान होता है, जब नीचे का समान होता है तो ऊपर वाला जोड़ लिया जाता है। तो नीचे का समान है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर Na प्लस NB, नीचे का दोनों समान समान है तो ऊपर को जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो क्या लिखेंगे, Na प्लस NB, Na प्लस NB। अब यहाँ पर देखिए सब मिल रहा है, कट जाएगा, NB कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 बार जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा XA प्लस क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर जो आएगा XA प्लस XB बराबर 1 आएगा। तो यही हमारा है मूल अंश का व्यंजक, मतलब XA और XB बराबर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप जब सवाल लगाएंगे ना तो 1 का वैल्यू पता कर लेंगे, XA का वैल्यू पता कर लेंगे, तो XB का वैल्यू कैसे निकालेंगे, XB का वैल्यू निकालने के लिए XA का मान 1 से घटा दीजिएगा तो XB की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, कैसे, जैसे मुझे पता है कि XA की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो क्या करेंगे, इसको उस तरफ 1 में से घटा देंगे तो XB की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे XB की वैल्यू पता हो गई है, XB की वैल्यू पता है, तो इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 1 में से घट जाएगा तो किसका मान आ जाएगा, XA का मान आ जाएगा, जैसा कि आगे हम लोग अभी न्यूमेरिकल में चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इस पर एक सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल है, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। तो देखिए दोस्तों, विलयन में
द्रव्यमान कितना प्रतिशत उपस्थित है? 20% उपस्थित है। क्लियर है? 20%। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, इसको सॉल्व करिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है? 20% द्रव्यमान उपस्थित है बिलियन में। तो बिलियन कितना होगा? तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि माना विलियन कितना होगा? माना विलियन का द्रव्यमान कितना मान सकते हैं दोस्तों? या फिर विलियन, केवल माना विलियन का मान कितना मान सकते हैं? विलियन कितना होगा? 100% होगा। 100% को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 100% को हम लोग लिख सकते हैं 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम लिख देंगे। तो बिलियन कितना माना हमने? 100, क्योंकि उसमें C2H6O2 कितना दिया है? 20% दिया है। तो 20% तो बिलियन में ही होगा ना, 20%। तो 20% बिलियन टोटल बिलियन है। जैसे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर विलियन है। इस विलियन में 20% आपका एथिलीन ग्लाइकॉल दिया है, तो 100% होगा ना विलियन। 100% क्या होगा? 100% विलियन होगा। मैंने इसको माना कि विलियन कितना परसेंटेज होगा? 100% होगा। तो 100% विलियन है और यहाँ पर 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है, तो कितना बचेगा दोस्तों? 80% बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 80% क्या बचेगा? वो जल बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से क्या है? माना मैंने 100% क्या है? विलियन है। तो 100% विलियन में 20% आपका क्या घुला हुआ है? एथिलीन ग्लाइकॉल घुला हुआ है। तो बचे कितने? 100 में से 20 घटा देंगे तो बचा कितना? 80। तो 80% जल ही तो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमको पता चल गया कि ये है वैल्यू विले का, ये है वैल्यू विले का और ये है वैल्यू किसका? विलायक का। कैसे पता चला दोस्तों? कम और ज़्यादा से। या फिर दूसरा नंबर, ये घोला जा रहा है और इसको घोल रहा है, ऐसा भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है क्या? 20% क्या है? 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है, मतलब C2H6O2। अच्छा, एथिलीन ग्लाइकॉल हमारा क्या है? विलेय है, तो हम लोग इसके जगह पर A मान लेते हैं। अब यहाँ पर इसका भार कितना होगा? इसका भार दिया है विलेय का भार। किसका भार? A का भार। A मतलब विलेय। A का भार कितना दिया है? 20 ग्राम दिया है। A का भार यहाँ पर 20 ग्राम दिया है। तो A का अणुभार कितना होगा? A का अणुभार जो होगा वो यहाँ पर होगा। A का अणुभार आप निकालिए। A का अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा? A का अणुभार निकालेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा दोस्तों? मैं अणुभार आपको निकालना सिखा रहा हूँ। देखिए कार्बन का कितना होता है? एक कार्बन का 12 होगा। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 6 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे एक ऑक्सीजन कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16 होता है भार, तो 2 ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 12 और 12 24 और 24 और 6 और 32 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 36 और 32 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। तो यहाँ पर अणुभार कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अणुभार यहाँ पर कितना हो जाएगा? 62। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ भार और अणुभार आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं? मोलों की संख्या निकालते हैं। मोलों की संख्या जब तक नहीं निकालोगे तब तक कैसे सॉल्व करोगे? देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि यहाँ पर मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या या फिर विलायक की मोलों की संख्या, तो आपको मोलों की संख्या निकालना ही पड़ेगा। तो मोलों की संख्या किसका निकालना है? विलेय का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर Na मतलब विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों? भार बटे अणुभार होता है। विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार, जिसको वेट बाई मास बोलते हैं। किसका वेट? विलेय का वेट। किसका मास? विलायक का, सॉरी विलेय का भार, विलेय का अणुभार। विलेय का भार और विलेय का अणुभार रहेगा। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो Na बराबर भार कितना है दोस्तों? भार इसमें है 20 और अणुभार इसमें कितना है? 62। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 10 बटे आएगा 31। अब 31 का भाग इसमें देंगे। 31 का भाग किसमें देंगे? 10 में। तो यहाँ पर नीचे 31 का भाग देना आपको 10 में, तो 0.0 कितनी बार जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जाएगा, अगर 3 बार लेके जाएंगे तो 3 1 का 3, 3 3 का 9,
93 हो जाएगा दोस्तों। तो 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बच्चा 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, फिर दशमलव उतारें 0 उतार देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, मतलब लगभग 3.22 लगभग जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो यहाँ पर Na का मान आ रहा है वो आ रहा है 0.322। अब Na का मान तो पता हो गया, अब हमको निकालना किसका मान है, अब हमको निकालना है Nv का मान। अब हमको निकालना है किसका दोस्तों, Nv का मान निकालना है। तो Nv का मान निकालने के लिए यहाँ पर Nv का मान निकालने के लिए हमको विलायक के पास जाना पड़ेगा। तो विलायक कितना दिया है, विलायक इसमें दिया है 80 ग्राम। कितना दिया दोस्तों, विलायक इसमें दिया है 80 ग्राम। देखिए यहाँ पर वाटर कितना दिया है, 80 ग्राम दिया है। तो 80 ग्राम या 80% मानिए दोस्तों, इसको कितना दिया है इसमें 80%। देखिए यहाँ पर कितना दिया है, ये 80% दिया है। तो 80% यहाँ पर ये दिया है, तो इसको 80% इसको क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप 80 ग्राम मान लेते हैं। तो यहाँ पर भार कितना दिया है इसका भार दे दिया है 80। तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, इसका अणुभार किसका, वाटर का अणुभार। तो वाटर का अणुभार अगर निकालेंगे तो निकाल के दिखा देना दोस्तों। वाटर का अणुभार H2O, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 है तो 2 लिखेंगे, और इसका कितना होता है 16, तो इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो वाटर का अणुभार कितना हो जाएगा 18। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे विलायक के मोल की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या। तो विलायक की मोलों की संख्या का फार्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, Nb बराबर क्या लिखेंगे, वेट बाई मास। किसका वेट, विलायक का वेट। किसका मास, विलायक का मास, मतलब भार बटे अणुभार। तो बताओ Nb बराबर क्या होगा, Nb भार बटे अणुभार। विलायक का भार पता है, विलायक का भार है 80 और विलायक का अणुभार कितना है 18। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 40 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 9। अब इसको भाग दे दीजिए, 9 का भाग हमको देना है 40 में। तो लिखेंगे 9 चौक 36, बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 4, दशमलव उतारेंगे 0, 9 चौक 36, 9 चौक 36 ऐसे आता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा Nb बराबर, यहाँ पर मेरे पास आएगा क्या दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Nb बराबर 4.444। यहाँ पर आ जाएगा Nb बराबर 4.444। अब यहाँ देखिए दोस्तों Na का मान भी आ गया हमारे पास, Nb का मान भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपने मोल अंश पर, अपने मोल अंश पर। तो मोल अंश का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। अब हम लोग मोल अंश का फार्मूला लगाएंगे। मोल अंश का फार्मूला लगाइए। देखिए यहाँ पर मोल अंश का जो फार्मूला है वो कितना है, यहाँ पर लिखा गया था, यहाँ पर XA बराबर हो जाएगा Na बटे Na प्लस NV। यहाँ पर सबकी वैल्यू पता है, यहाँ पर सबकी वैल्यू पता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, सबका मान रखेंगे, सबका मान रख के इसको सॉल्व करेंगे, सबका मान रख के इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा है, XA बराबर Na और यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर Na प्लस NB। तो अब सबकी वैल्यू यहाँ पर पता है, Na के मान पता है, NB के मान पता है, तो उठा के उसमें रख दीजिए मोल अंश में। तो रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका XA बराबर, Na का मान कितना पता है 0.322। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0.322 और नीचे Na का मान कितना है 0.322 प्लस NB का मान कितना है 4.444। अब इन सभी को क्या कर देंगे, इन सभी को जोड़ के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0.322 बटे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 दशमलव, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4.766। अब क्या करेंगे, 3 अंक बाद दशमलव इधर है, 3 अंक बाद दशमलव इधर है, तो इसको काटेंगे, ये कटेगा तो कितना आएगा यहाँ पर XA बराबर 322 बटे लिखेंगे 4766। अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, इसको भाग देना है, इसको भाग देंगे 0.075 लगभग आएगा। तो यहाँ पर भाग देते हैं, तो XA बराबर इसको आप लोग भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ भाग देंगे 0.0 आएगा, 0.067 लगभग इतना आएगा, 0.067 इतना आएगा दोस्तों XA का मान। अब जब आपने XA का मान निकाल दिया तो XB का भी मान निकाल सकते हैं। XB का मान निकालने के लिए 1 से घटा दीजिएगा, इसी मान को 1 से घटा दीजिएगा तो XB का भी मान निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमारे पास XA का पता हो गया, XA का
इतना मान पता होगा, इतना क्या, इतना मोल। क्लियर है दोस्तों। बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग XB का मान निकाल के दिखाइएगा। XB का मान कैसे निकालेंगे, 1 में से घटा दीजिएगा। इतना वैल्यू को 1 में से घटा देंगे तो XB का मान निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग और भी सवाल लगाएंगे, अलग से न्यूमेरिकल का अलग से सॉल्व कराएंगे एनसीईआरटी का पूरा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या चल रहा है, अभी डिफिनेशन चल रहा है, फिर एक एक न्यूमेरिकल चल रहा है, फिर आगे जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पूरे एनसीईआरटी को एक एक करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे, केवल एनसीईआरटी का पूरा सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, बस थैंक यू।